आपका स्वागत है कॉम्पिटेटिव मस्ती यूट्यूब चैनल पे। आज आपके रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए, चाहे एएलपी एग्ज़ाम या एसएससी के कोई भी एग्ज़ाम हो, खास तौर से ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए बउआ वैसा जीके जीएस प्लस साइंस का प्रैक्टिस सेट लेके आ गए हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, प्राचीन भारत में किसने अमित्रघात यानी शत्रुओं को नाश करने वाला, क्या कहलाता है बउआ? शत्रुओं को नाश करने वाला को क्या कहते हैं? अमित्रघात कहते हैं। कि उपाधि धारण की थी अजात शत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक। किसने किया था बउआ? बिंदुसार। बात की जाए बिंदुसार का तो बउआ बिंदुसार जो था मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। जबकि अजात शत्रु जो था ये जो है कौन उपाधि धारण किया था? इसका नाम का अर्थ क्या होता है बउआ? तो जिसका शत्रु न जन्मा हो उसी को कहते हैं अजात शत्रु। और ये हर्यक वंश से संबंधित था। किस वंश का राजा था बउआ? तो हर्यक वंश से था, यानी पहला का सी ऑप्शन सही है। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त, कौटिल्य, विष्णु, गौतम बुद्ध, अशोक। किसने करवाया था बउआ? अशोक ने करवाया था। कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है बउआ? मध्य प्रदेश में है। आगे बोल रहा है कि पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? तो गुप्त शासक यानी गुप्त शासन की स्थापना किसने की थी? तो वह किया था श्रीगुप्त ने। और अंतिम शासक गुप्त वंश का कौन था बउआ? तो विष्णुगुप्त था। ऑप्शन है श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, घटोत्कच, कुमारगुप्त प्रथम। कौन था बउआ? श्रीगुप्त संस्थापक था और अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। जबकि कुमारगुप्त प्रथम जो था ये नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। आगे बोल रहा है कि विषुवत रेखा पर 10 देशांतर की दूरी लगभग कितने के बराबर होता है? 101 किमी, 111 किमी, 121 किमी, 125 किमी। देखिए एक देशांतर बराबर जो होता है, एक देशांतर बराबर कितना डिग्री? तो 111 डिग्री के बराबर होता है। अगर 10 देशांतर करेंगे तो 111 में 10 से गुना कर देंगे, यानी 1110 किमी हो जाएगा। ऑप्शन में कोई नहीं है, लेकिन होगा कितना होगा? 1110 किमी। आगे बोल रहा है कि बृहद ज्वार क्या कब आता है? तो देखिए समुद्र का जो लहर है वह खूब ऊंचाई तक अगर उठेगा तो उसको ज्वार कहते हैं। उठेगा तो ज्वार, और अगर यही जब नीचे जाएगा फिर गिरेगा तो इसी को कहते हैं भाटा। बोल रहे हैं कि बृहद ज्वार यानी दिन में ज्वार भाटा जो है 2 बार 24 घंटा में कितना बार आता है? 2 बार आता है। तो बोल रहे हैं कि बृहद ज्वार कब आएगा? तो जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, पृथ्वी और चंद्रमा जब एक लाइन में हो तभी इस स्थिति में बृहद ज्वार आता है। ऑप्शन है चंद्रमा पृथ्वी के नज़दीक होता है, चंद्रमा पृथ्वी से दूरस्थ होता है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी समकोण पर हो, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी एक ही रेखा में स्थित हो तभी आएगा बृहद ज्वार। समुद्री लवणता का कारण क्या है? तो समुद्र में डालते बहुत सारा लवण है, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड है, आपका NaCl है, सब ये लवण है। इसमें जो खाने का नमक जो होता है वो क्या होता है? NaCl होता है। तो ये जो है जितना झाग होता है समुद्र का, वो क्या खाली खेत में या खाली भूमि में चला जाता है, लोग उसको क्या करता है? घेर देता है, और फिर वही झाग से क्या बनता है बउआ? तो नमक बन जाता है। तो मुख्य स्रोत क्या है? तो नदी है, भूमि है, पवन है, ज्वालामुखी है। क्या है बउआ? भूमि है। भूमि से क्या होता है कि हम लोग का समुद्री लवण यानी सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। क्या होता है जब पानी बर्फ में संघनित होता है? जब पानी जो है, पानी से बउआ अगर बर्फ बनेगा तो उष्मा का क्या होगा? उत्सर्जन होगा। उष्मा का उत्सर्जन होता है। और अगर बर्फ से अगर पानी बनेगा उस स्थिति में क्या होगा कि उष्मा का अवशोषण होगा। आप खुद देखिए, अगर बर्फ है उसको आपको पानी बनाना है तो आप धूप में ला के रख देते हैं, यानी उष्मा का क्या होता है? अवशोषण होता है। तो बोल रहा है कि बर्फ में संघनित होता है पानी तो क्या होगा बउआ? उष्मा का उत्सर्जन होगा। बी ऑप्शन उष्मा मुक्त होगी। आगे बोल रहा है विकिरित ऊर्जा का प्रतिशत जो सतह द्वारा परावर्तित होता है उसे कहा जाता है। यहाँ पे है सन, ये वाला है अर्थ। अब जो है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर विकिरण के द्वारा आता है, लेकिन कुछ प्रकाश को ये क्या करता है? पृथ्वी लौटा देता है। इसको क्या कहते हैं? तो अल्बिडो, हरितगृह प्रभाव, सूर्यताप अपवर्तन। क्या कहते हैं बउआ? अल्बिडो, यानी 8वां का ये ऑप्शन सही है। ऊर्जा का प्रवाह उत्तरोत्तर पौष्टिकता स्तर के साथ घटता है, उत्तरोत्तर पौष्टिकता स्तर के साथ बढ़ता है, प्रत्येक उत्तरोत्तर पौष्टिक स्तर पर नियत रहता है, प्रत्येक उत्तरोत्तर पौष्टिक स्तर पर पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो देखिए घास है यानी उत्पादक है, फिर इसके बाद
प्राथमिक आ जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता आ गया, उपभोक्ता आ गया। फिर उसके बाद इसके बाद आ जाएगा द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता। तो सबसे ज़्यादा जो है ऊर्जा कहाँ पे रहेगा 100% पर। फिर इससे 10% घट के कितना हो जाएगा 90% प्राथमिक पर। फिर 10% घटेगा तो 80% ऊर्जा का स्तर कितना हो जाएगा बुआ द्वितीयक उपभोक्ता पर। यानी ये खाद्य श्रृंखला में जो है आपका ऊर्जा घटते जाता है। ऑप्शन है कि उत्तरोत्तर पौष्टिक स्तर के साथ घटता है, यानी 9 का ए ऑप्शन सही है। कौन सी वनस्पति पश्चिमी घाट से संबंधित है, यानी ये वाला जो एरिया है यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सी वनस्पति या पेड़ पौधे होता है। तो आपको पता है कि मैंग्रोव वन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, तो मैंग्रोव वन सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होगा, पश्चिम बंगाल में होगा। सदाबहार वन, अल्पाइन वन, पर्णपाती वन, यहाँ पे हम लोग का है बिहार उत्तर प्रदेश, यहीं पे होता है पर्णपाती वन, यानी कुछ समय के लिए पेड़ पौधे अपना पत्ता को झाड़ देते हैं तो पर्णपाती होगा। अल्पाइन जो राजस्थान में होता है, ये आपका सदाबहार का पर्वतीय जितना भाग है वहाँ पे पौधे जो है हमेशा के लिए पत्ते को रखते हैं, गिराते नहीं हैं, यानी वो क्या होते हैं तो सदाबहार वन होते हैं। 10वां का बी ऑप्शन सही है। इसके बाद बोल रहा है कि कौन सी चट्टानी संरचना में खनिज का अधिकतम सांद्रण है, मतलब बोल रहा है किस चट्टान में सबसे ज़्यादा खनिज पाया जाता है। कुडप्पा प्रणाली, धरवार प्रणाली, गोंडवाना प्रणाली, विंध्याचल प्रणाली, सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा तो धरवार प्रणाली में, यानी 11 का बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में कौन सी सर्वाधिक प्रत्यास्थ है, यानी इलास्टिसिटी का गुण सबसे ज़्यादा पाया जाता है, उसको दबाने पे बहुत जल्दी दब जाता है। तो ऑप्शन है रबड़, गीली मिट्टी, इस्पात, प्लास्टिक। सबसे ज़्यादा पतला जो इस्पात होता है उसको देखिएगा, अगर कोई ठेला वाला लेके जा रहा है तो ऊपर नीचे कैसे करता है, यानी सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थ गुण इस्पात के पास होता है। गैस थर्मामीटर तरल थर्मामीटर से ज़्यादा संवेदनशील है, क्योंकि तरल से ज़्यादा विस्तारित कौन होता है, गैस होता है, यानी हम लोग का 13 का ये ऑप्शन सही है। वायुमंडल में सर्वाधिक व्याप्त चुंबकीय तरंग कौन है, दृश्य प्रकाश, औरक्त प्रकाश, पराबैंगनी प्रकाश, रेडियो तरंग। रेडियो तरंग होता है अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा जो होता है ये इलेक्ट्रॉन के समान होता है, यानी इस पर माइनस चार्ज। बीटा जो है हीलियम परमाणु के समान होता है, यानी इस पर प्लस चार्ज। और गामा जो है ये आपका चुंबकीय तरंग है, मतलब जैसे प्रकाश हम लोग दृश्य प्रकाश देखते हैं वही आपका गामा प्रकाश भी है। पराबैंगनीकरण जो है वो समताप मंडल में जो लगा होता है ओजोन इसको क्या करता है वो छांट लेता है और ये इसको पृथ्वी पर आने से रोकता है। औरक्त किरण, सबसे ज़्यादा चुंबकीय तरंग कोई है तो पृथ्वी में औरक्त किरण या इंफ्रारेड किरण है, और औरक्त किरण या इंफ्रारेड किरण है, इंफ्रारेड रे है, यानी 14 का ये ऑप्शन सही है। श्वेत प्रकाश का 7 रंग निम्नलिखित में किस विभाजन की घटना को कहा जाता है, यानी प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो इसका अपवर्तन 2 बार होकर यह 7 रंगों में टूट जाता है, 7 रंगों में टूट जाता है। तो ये घटना क्या कहलाती है, तो यही घटना कहलाता है वर्ण विक्षेपण। क्या कहलाता है बउआ, वर्ण विक्षेपण कहलाता है। सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य लाल का होता है, सबसे कम तरंग दैर्ध्य आपका बैगनी का होता है, यानी 15 का बी ऑप्शन सही है। प्राकृतिक रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी, देखिए इस खोज में जो आपका रॉबर्ट पियरी भी था, रॉबर्ट पियरी भी था, इसकी पत्नी मैडम क्यूरी भी थी, और साथ में बैकुरल भी था। लेकिन ये रेडियो सक्रिय पदार्थ जो है रेडिएशन निकालता है अल्फा, बीटा, गामा, इसी के चलते इन सब का जो है खानदाने निपट गया, मर सिरा गया, बच गया बैकुरल। तो सक्रियता का खोज का श्रेय सबसे ज़्यादा किसको मिल गया, ऑप्शन है रदरफोर्ड, बैकुरल, क्यूरी, स्मिथ। किसको मिल गया था बुआ, बैकुरल को। 16 का बी ऑप्शन सही है। वसा क्या है, तो वसा जो है तो इसका पाचक होता है लाइपेज एंजाइम से क्या होता है बुआ, वसा का पाचन होता है। और यह है क्या चीज़, तो एक लिपिड है, एक प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, अमीनो अम्ल है। क्या है बुआ, तो एक लिपिड है, वसा जो है एक लिपिड है। प्रशीतक के रूप में आपका प्रयुक्त होने वाला फेरॉन रासायनिक रूप से है क्लोरीन युक्त हाइड्रोकार्बन, फ्लोरीन युक्त हाइड्रोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोहाइड्रोकार्बन, फ्लोरीन एरोमेटिक यौगिक। क्या है बउआ, फ्लोरीन युक्त हाइड्रोकार्बन, यानी हम लोग का 19 का बी ऑप्शन सही है। जब क्लोरोफिल प्रकाश अवशोषित करता है, यानी पत्तियों में देखते हैं तो पत्तियों में जो हरा भाग दिखता है यहाँ पे जैसे क्लोरोफिल रहता है। क्लोरोफिल क्या करता है बउआ, तो ये सूर्य का प्रकाश को अवशोषित करता है और प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। तो ये जब प्रकाश अवशोषित करेगा यानी बाहर से लेगा तो इसमें का इलेक्ट्रॉन जो होगा वह एक्टिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बाहर से इसको जब ऊर्जा मिलेगा तो ये सक्रिय हो जाएगा और इधर उधर करने लगेगा। तो बोल रहा है कि यह उत्तेजित हो जाता है और उत्सर्जित करता है ऑक्सीजन, जल, इलेक्ट्रॉन, ऊर्जा समृद्ध यौगिक। क्या करता है बउआ, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करने लगता है।
हार्मोन इंसुलिन है, एक आपका ग्लाइकोलिपिड है, एक फैटी एसिड है, एक पेप्टाइड है, एक एस्टिरॉल है। क्या है बउआ? तो एक पेप्टाइड है यानी आपका प्रोटीन से बना हुआ इंसुलिन है। इंसुलिन जो है हार्मोन है, और इंसुलिन जो है अग्नाशय के बीटा सेल से निकलता है। अग्नाशय के बीटा सेल से निकलता है। बीटा सेल से निकलकर किसका पाचन करता है? तो मधुमेह का, मधुमेह या चीनी का, शुगर का पाचन करता है। 21 का सी ऑप्शन सही है। बोला कि टिबिया हड्डी पाई जाती है, तो टिबिया हड्डी आप पैर को देखिएगा, ये वाला भाग जो होता है यही होता है टिबिया हड्डी, और ये काफ़ी मजबूत होता है। ऑप्शन है कपाल में, पाँव में, बाह में, मुंह में। कहाँ पे होता है बउआ? तो पाँव में, यानी 22 का बी ऑप्शन सही है। रक्त का निस्पंदन यानी फिल्टर जो है कहाँ पे होता है? हृदय में, गुर्दा में, यकृत में, आपका तिल्ले में। तो बता दो बउआ, गुर्दा को कहते हैं किडनी, इसी पे आप कंफ्यूज होइएगा। तो रक्त का जो है, रक्त से यूरिया का जो है निष्कर्षण कहाँ पर होता है? तो किडनी यानी गुर्दा में होता है। 23 का बी ऑप्शन सही है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है इलाहाबाद में, कानपुर में, फैजाबाद में, लखनऊ में। तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है बउआ? तो कानपुर में। आपको बताना है चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कमेंट सेक्शन के माध्यम से। चलिए, बोल रहा है कि भारतीय डाक का सबसे बड़ा उद्यम कौन है? भारत सरकार का सबसे बड़ा उद्यम कौन है, यानी रिस्क लेने वाला, चाहे प्रॉफिट कराने वाला, ये क्षेत्र कौन है? तो डाक एवं टेलीग्राफ है, इसका बाजार खत्म है। रेलवे है, बैंकिंग है, जहाजरानी है। सबसे ज़्यादा सरकार कमाता है तो रेलवे से कमाता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग जो है ड्रिल पानी में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता से होता है? अगर आप HG लीजिएगा मरकरी तो मिनमाता रोग हो जाएगा, मिनमाता रोग हो जाएगा। अगर आप नाइट्रेट का सेवन कीजिएगा तो आपका जो गर्भ में शिशु पल रहा है उसको हो जाएगा ब्लू बेबी सिंड्रोम। क्या हो जाएगा वो? ब्लू बेबी सिंड्रोम। इसमें होता क्या है कि जो बेबी होता है उसका चमड़ा जो है, त्वचा जो है एकदम ब्लू हो जाता है, आपका नीला हो जाता है। फ्लोराइड, क्लोराइड, नाइट्रेट, आर्सेनिक, क्या होता है बउआ? आपका नाइट्रेट हो जाता है, नाइट्रेट सेवन करने से। आर्सेनिक जो है गंगा के 10 किलोमीटर दाएं और 10 किलोमीटर बाएं, इसमें समकेंद्रन बिहार में सबसे ज़्यादा है, जिसके कारण जो है रक्त कैंसर या ट्यूमर का बीमारी फैलता है। आगे बोल रहा है कि सफ़ेद रंग कितने रंगों का मिश्रण है? तो सफ़ेद रंग को जो है यानी श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो कितना भाग में टूटता है बउआ? 7 रंगों में। ऑप्शन है 4, 7, 5, 6। कितना हो जाएगा बउआ? 7 रंग। अल्कोहल युक्त किण्वन कराया जाता है, तो अल्कोहल युक्त जो है, अल्कोहल जैसे आपका C6H12O6 ग्लूकोज है, इसका अगर किण्वन कराना है यानी फर्मेंटेशन कराना है तो आप जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में कराइएगा। जाइमेज क्या है? तो एक ईस्ट है, और तब बदल जाएगा ये अल्कोहल युक्त किण्वन हो गया C2H5OH यानी इथाइल अल्कोहल। तो ये आपका ये जाइमेज क्या है? तो मशरूम है, अमीबा है, ईस्ट है, वायरस है। क्या है बुआ? ईस्ट है। 28 के सी ऑप्शन सही है। ध्वनि की पिच या आवृत्ति की इकाई होती है, तो देखिए जिस ध्वनि की पिच अधिक होगा उसका आवृत्ति भी अधिक होगा और ध्वनि पतला होगा। ठीक है, अगर ध्वनि की पिच जो है कम होगा तो आवृत्ति भी कम होता है और ध्वनि एकदम मोटा होता है, लगता है भैंसा गा रहा है गाना। और यहाँ पे क्या होता है कि बोल रहा है कि आवृत्ति का मात्रक क्या है? सब कोई जानता है कि आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज है। सामान्य मनुष्य जो होता है 45 से 50 डेसिबल सुनने के लिए एकदम जो है उपयुक्त ध्वनि है। अगर आप 80 डेसिबल से ऊपर जाते हैं तो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार आप ध्वनि प्रदूषण फैला रहे हैं, यानी आप पे क्या हो जाएगा वो प्राथमिकी दर्ज हो सकता है। मेनिंजाइटिस एक बीमारी है जो प्रभावित करता है किडनी, लीवर, हृदय, मस्तिष्क। किसको करता है बउआ? मस्तिष्क को। इसको मस्तिष्क ज्वर भी कहते हैं। निम्नलिखित में कौन रक्त के हेमोग्लोबिन के साथ एक अपरिवर्तनीय जटिल रूप का निर्माण करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, शुद्ध नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम मिश्रण। तो देखिए सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन गैस है मनुष्य के लिए? तो वो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO होता है। यह हेमोग्लोबिन के साथ मिलकर यह एक जो है विषैली गैस का निर्माण करेगा जो मानव के लिए काफ़ी खतरनाक होता है, यानी 31 का ए ऑप्शन सही है। हम उपस्थित होते हैं फिर नया सेट लेकर, नई सेशन लेके, तब तक के लिए बने रहिए आप कॉम्पिटिटिव मस्ती बाई MR अंसारी के साथ में।